गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश पवार आपका आप सबका इंडस परिवार की तरफ से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक हाउ टू बिल्ड योर टीम, और इस टॉपिक के ऊपर जिसमें टीम डेवलपमेंट में माहिर एक ऐसे शख्स का आज हमें गाइडेंस मिलने वाला है, जिस के ऊपर हम टीम कैसे कर सकते हैं, इसके की पॉइंट्स आज हमें मिलने वाले हैं। तो ज्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं उस आदमी उनको यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। सो प्लीज वेलकम मिस्टर संतोष हावले सर। और टू थैंक यू ऋषिकेश। नमस्कार दोस्तों। अनिरुद्ध स्क्रीन शेयर करोगे आप? हो सर। नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे, अपने परिवार समेत बहुत अच्छी तरह से होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, कोविड-19 का जो अभी जो एटमॉस्फेयर है वो अभी तो कम नहीं हुआ है, लेकिन ये अच्छा लगता है अभी कि थोड़ा सा डर खत्म है। पिछले 4 महीने से हम एक डर में जी रहे थे सब लोग कि ये ऐसा हो गया है तो क्या अभी कैसा होगा, क्या होगा। पूरे सब निगेटिव डिस्कशन चल रहे थे। एक डर का वातावरण चल रहा था, लेकिन अभी एक एक 15 दिन से 1 महीने से एक अच्छा एक माहौल आया है कि कहीं ना कहीं पे पॉजिटिविटी आ गई है। कहीं अभी चर्चा हो रही है कि वैक्सीन आ रहा है, इधर का आ रहा है, उधर का रशिया का वैक्सीन आ रहा है, या अमेरिका का वैक्सीन आ रहा है, या ये ब्रिटेन का वैक्सीन आ रहा है। तो कुछ अच्छी चीजें चल रही कि कोई तो वैक्सीन आ रहा है तो उससे अच्छा होने वाला है। 1 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, 4 महीने में आएगा, या 6 महीने में आएगा, लेकिन वैक्सीन आ रहा है, ये न्यूज चल रही है। तो पॉजिटिविटी है, कुछ तो डर का माहौल खत्म होके अभी एक होप निकला है। देखो, आशा की किरण देता है ना, होप दिखाई देता है ना, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और पॉजिटिव माहौल बनने लगता है। तो हम सब लोग अभी पॉजिटिव माहौल में आ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी दोस्तों, एक चीज पक्का है। मैंने पिछली बार भी बहुत सारी चीजें बताई कि ये लॉकडाउन होने की वजह से या कोरोना की वजह से क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाले हैं। तो अभी तो ये डर का माहौल खत्म हो गया। शायद 1-2 महीने में उसका वैक्सीन आ जाएगा, 4 महीने में आ जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी तो हम लोग सब कोरोना के इफेक्ट्स देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कोरोना का ये इफेक्ट हो रहा है, वो इफेक्ट हो रहा है। अभी तो साइड इफेक्ट किसी को भी पता नहीं चला है। कोरोना का साइड इफेक्ट जो आएगा दोस्तों, वो सब ये वैक्सीन आने के बाद सब कुछ जब खुलेगा ना, ये खुलने के बाद आएगा। जो कोरोना का साइड इफेक्ट होगा, वो पूरी तरह फाइनेंशियली इफेक्ट होगा। जो फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, जो अभी लोगों को जो सब बंद है, बिजनेसेस बंद है, जो जॉब्स लोगों के गए हैं, उसकी वजह से जब शुरू हो जाएगा, अभी तो लोगों को कुछ खर्चा नहीं है, लेकिन जब ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, तब जब सब कुछ शुरू हो जाएगा, तो दोस्तों जो लोगों को खर्चा शुरू होने वाला है और उसके बाद जो उसका साइड इफेक्ट दिखने वाला है, वो बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों। तो मैंने पिछली बार भी एक बात की थी दोस्तों कि अभी हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो हम लोग ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, कुछ भी आएंगे, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। प्रिपेयर कैसे रह सकते हैं? तो मैंने एक बात पिछली बार भी बताई थी कि हम क्यों प्रिपेयर रह सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे इंडस्ट्री में है जिस इंडस्ट्री को कुछ ऐसा ज्यादा नहीं फर्क पड़ा है, वो इंडस्ट्री अभी भी चालू है। जो सेल्स इंडस्ट्री है, जो मार्केटिंग इंडस्ट्री है, वो अभी भी चालू है। उधर हम काम कर रहे हैं, पिछले 4-5 महीने से काम कर रहे हैं। इंडस में भी हम काम कर रहे हैं, हम सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। हम उसमें कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं, वो चालू है। पॉजिटिविटी चालू है, काम चालू है। उसमें से कुछ रिजल्ट्स कितने आते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कोई बंद नहीं हुआ है, उसमें वो काम चालू है, वो बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। सो दोस्तों, हमें उस पर काम करना है और 1-2 महीने में काम करना है, और हमें ऐसा एक बेस तैयार करना है। हमें ऐसा एक बेसिक अपना बेस ऐसा सेट करना है कि ये सब खत्म होने के बाद जब लोगों को क्राइसिस लगेगा, तब लोगों को क्राइसिस लगेगा कि क्राइसिस आ गया है, लोगों को जब साइड इफेक्ट दिखने लगेगा, तब हमारा बिजनेस शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से शुरू हो जाएगा। सो इसके लिए दोस्तों हमें काम करना है। सो मैंने बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा काम करने वाले दोस्तों। इसका अनुमान तो आपने लिया है, क्योंकि हम लोग तो काम हमारा चालू है, पिछले 4-5 महीने से चालू है। तो हमें मालूम है कि ये सब कुछ चालू है और सब बहुत अच्छी तरह से बढ़ने वाला है। सो दोस्तों देखिए,
जब ये सब चालू है, तो पिछले टाइम हमने ये टॉपिक के डिस्कस किया था। पिछले टाइम का मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि वो टॉपिक इस टॉपिक से बहुत रिलेट करता है। कि हमने ये टॉपिक के डिस्कस किया था कि हाउ टू रिक्रूट पीपल। हमारे पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे सेल्स आज तक हुए, लेकिन हमारी ये दिक्कत है कि हमें वो ज्वाइन हुए लोग जो है, तो वो काम नहीं करते हमारे साथ, वो हमारे साथ बिजनेस आगे नहीं बढ़ाते, वो हमारी हर वक्त की दिक्कत है। तो दोस्तों, हमने रिक्रूट के बारे में कुछ सीखा है। आज हम जो सीखने वाले हैं वो टीम बिल्डिंग के बारे में सीखना है दोस्तों। ये सब्जेक्ट मुझे मालूम नहीं कितनी बार आपके सामने आया है, कितनी बार आपने इस पर बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है, आपने इस पर कितनी बार स्टडी किया है, लेकिन ये टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। क्योंकि हम लोग जब सोचते हैं कि ये बिजनेस बहुत आगे बढ़ाना है, बड़ा करना है और बड़ा करना है, बहुत समय तक बहुत अच्छे से करना है, बहुत इधर इधर अपने सपने पूरे करने हैं, पैसा कमाना है, तो एक टीम बिल्ड होना और उस टीम का ग्रो होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू रहता है दोस्तों। और ये टीम ग्रो होना, ये मालूम नहीं अभी दिक्कत का काम है या इजी काम है, लेकिन आज तो इस टॉपिक के हम ऐसा डिस्कस कर लेंगे कि आज के आगे, आज आज से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और टीम बिल्डिंग हम इजीली कर पाएंगे। सो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। पिछला मैं कुछ पॉइंट्स आपको याद करा देना चाहता हूँ। आई विल नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके दोस्तों, देखिए पिछले टॉपिक में मैंने ये डिस्कस किया था, मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। ये चीज आपको याद है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ। रिक्रूटमेंट इज अ की टू डेवलप योर बिजनेस, बिकॉज सब कुछ स्टार्ट रिक्रूटमेंट से ही होता है। अगर टीम बिल्डिंग आप आगे लेते हो तो टीम बिल्डिंग की शुरुआत रिक्रूटमेंट से होती है, सेल्स से नहीं होती। सेल्स से सिर्फ लोग अंदर आते हैं, वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होते। जब आप उनको रिक्रूट करते हैं तो रिक्रूटमेंट के बाद वो आपके आपके साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं, और वहां से सिलसिला शुरू होता है कि हम अपनी टीम कैसे बिल्ड करें। सो रिक्रूटमेंट ये की है दोस्तों, बिजनेस की की है, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो उसको मत भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिक्रूटमेंट में हमने तीन चीजें देखी थी पिछले सेशन में। पहला पार्ट था क्रिएट अ बॉन्ड, सेकंड पॉइंट था सेट अ माइंडसेट, एंड थर्ड पॉइंट था शो द अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, क्रिएट बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि हम लोग अक्सर ये भूल करते हैं कि जब भी कोई नया आदमी हमारे सामने आता है, जब भी कोई नया सीडी ज्वाइन हुआ आदमी हमारे सामने आता है, तो हम डायरेक्टली उसको कैलकुलेशंस बताना शुरू करते हैं, स्कीम्स बताना शुरू करते हैं, टारगेट्स बताना शुरू करते हैं। मैंने ये बोला था आपको, अगर उसका माइंडसेट रेडी नहीं, अगर उसको उसके मन में काम ही करना नहीं है, अगर उसका आपका रिलेशन नहीं है, वो आपको कैसे सुनेगा? आपकी सुनेगा नहीं है वो, आपकी सुनेगा, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं करेगा, वो सुन के वापस जाएगा और जो उसका काम चल रहा है वही करेगा। सो उसके साथ बॉन्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ रिलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके घर वालों के साथ रिलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके शूज में जाके उसकी तरह से सोचना, वो क्या सोच रहा है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको अपने शूज में लेके आना, अपनी सोच में लेके आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बार उसका बॉन्डेज हो गया आपके साथ, आपके पास बॉन्डिंग हुआ है, तो उसका माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। बॉन्डिंग हो गया तो देखो आपके साथ, आपके ऊपर वो विश्वास करने लगा। जब रिलेशन बनता है तो विश्वास आता है, और आपके ऊपर जब वो विश्वास रखने लगता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब विश्वास रखता है तो आप उसको दिखाइए, उसका माइंडसेट तैयार कीजिए, चल मेरे साथ, मैं जो कर रहा हूँ तू मेरे साथ वो भी कर। तो उसका माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एग्जांपल, बहुत बड़े एग्जांपल मैंने पढ़ा दोस्तों, मैं आपको अभी बताता हूँ। माइंडसेट के ऊपर ये एग्जांपल है, व्हाई माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एक कहानी है जहां मुंबई में दो दोस्त थे। एक दोस्त ने दूसरे को शेयर किया कि मेरा बेटा जो है ये बहुत अच्छी तरह बैडमिंटन खेलता है, और वो बहुत पिछले 9-10 महीने से बैडमिंटन खेलता है। एक एकेडमी है मुंबई में, उधर वो सीख रहा है, और बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा। उसके कोच मुझे बोल रहे थे कि आपका बेटा बहुत आगे जाने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको इस खेल में बहुत आगे बढ़ाऊं, उसको कुछ एडवांस टेक्निक दूं, उसको कुछ अच्छा सिखाऊं। तो मैंने मुंबई में बहुत जगह देखा कि कोई अच्छी एकेडमी नहीं है जो उसका अपग्रेडेशन करे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बैंगलोर चला जाऊं। बैंगलोर में ऐसे एक एकेडमी है जो उसका उसका एडवांसमेंट कर सकती है, उसके खेल को बढ़ा सकती है, उसका अपग्रेड कर सकती है। लेकिन वो बैंगलोर में जाने में बहुत दिक्कत है, मुझे पूरा नौकरी बदलना पड़ेगा, मुझे घर बदलना पड़ेगा, पूरा नया सेटिंग लगाना पड़ेगा उधर जाके, नौकरी का सेटिंग, घर का सेटिंग, कोई लोग पहचान वाले नहीं, सब कुछ नया कर देगा। लेकिन बच्चे के लिए मैं करना चाहता हूँ। तो वो दोस्त उसको एडवाइस देता है कि ठीक है, अगर बच्चे के करियर का सवाल है तो तू मत सोच, तू जा बैंगलोर और तू उधर शिफ्ट हो और बच्चे के अपग्रेडेशन के बारे में सोच। तो उसी टाइम वो दोस्त चला जाता है बैंगलोर दोस्तों, और वो जाके उधर एकेडमी ज्वाइन कर लेता है। अभी ये जो दोस्त है,
ये जो दोस्त जिससे उसने सलाह ली थी, ये 1 साल बाद बैंगलोर चला जाता है। तो 1 साल बाद ये जब बैंगलोर चला गया, तब वो उस दोस्त से मिला और बोला कि क्या तुम्हारी बेटी की क्या अपग्रेडेशन हो गई, क्या चल रहा है उसका? तो वो जो दोस्त था वो बोलता है कि बहुत प्रॉब्लम हो गया यार, 12 महीने से पिछले मेरा बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन वो मुंबई में था तब तो उसका अपग्रेडेशन बहुत था, वो बैक फॉरवर्ड ले रहा था, फ्रंट फॉरवर्ड ले रहा था, वो अच्छी तरह से स्कोर कर रहा था, वो अच्छी तरह से स्मैश ले रहा था, लेकिन इधर आने के बाद उसको रैकेट ही नहीं पकड़ रहे। पिछले 12 महीने से सिर्फ उसको ट्रेनिंग 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 दे रहे थे और सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे, एक्सरसाइज करके ले रहे। सुबह 4 बजे बुलाते हैं, उसको एक्सरसाइज कराते हैं जिम में, उसको दौड़ाते हैं, उसको साइकिलिंग करवाते हैं, उसको मेडिटेशन सिखाते हैं, रैकेट पकड़वा ही नहीं रहे। 12 महीने हो गए। मैंने उनसे पूछा ये ऐसा क्यों है, उसका अपग्रेडेशन के लिए मैं इधर लाया था, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि बच्चे की माइंड सेट पे और बच्चे की फिजिकल फिजिकल स्टेमिना पे हमें काम कर रहे हैं। तो ये दोस्त बोलता है कि अपग्रेडेशन हो तो नहीं रहा है, मुझे तो लगता है कि वो जो सीखा था वो भी भूल जाए। तो वो दोस्त बोलता है मुझे तो लगता है कि आपका बेटा, तुम्हारा बेटा, अगर वो कोच बैंगलोर में तुम्हारे बेटे के मेंटल टफनेस, मेंटल स्टेमिना और फिजिकल स्टेमिना पे काम कर रहे हैं, तो आप तेरा बेटा राइट हैंड में है। क्योंकि बैडमिंटन तो एक आर्ट है जो उसको पहले से ही आता था, बहुत अच्छी तरह आता था। दिक्कत क्या थी, जो आता था उसमें वो अपग्रेड नहीं कर पा रहा था, उसमें वो एडवांस नहीं हो रहा था, उसमें वो आगे नहीं बढ़ रहा था। वो आगे बढ़ने के लिए, वो आर्ट है, वो आगे बढ़ने के लिए स्टेमिना की जरूरत है, फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है, मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है। और ये कोच जो बैंगलोर में है, ये सही चीज पे काम कर रहा है, ये फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है। ये उसका पहले जीतने का माइंडसेट क्रिएट कर रहा है। अगर एक बार उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ आ गया और मेंटल टफनेस आ गया, मेंटल स्ट्रेंथ आ गया कि मैं जीतने वाला हूँ, तो ये तो गेम तो उसके हाथ का है, वो आराम से जाके जीतेगा और आगे बढ़ के बहुत बड़ा बढ़ेगा। उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और बहुत सही हाथ में है। तुम आगे बिल्कुल कुछ मत सोचो, उसकी उसी कोच में उसको पढ़ाओ। दोस्तों देखिए, इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है? देखिए, हमें फिर एक बार यही पता चलता है कि कितना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आप दिखाइए, कितना भी उसको पैसा दिखाइए, ग्रोथ दिखाइए, अगर वो फिजिकली या मेंटली सेट नहीं है, उसका मेंटल एटीट्यूड राइट नहीं है, अगर वो फोकस नहीं है, तो आप कुछ भी दिखाओ, वो उसमें सक्सेसफुल होने वाला नहीं है, वो आपके साथ काम करने वाला नहीं है। आप अगर काम किया भी तो वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, आपको रिजल्ट नहीं देने वाला है। तो दोस्तों इससे एक ही चीज हमें सीखना है कि एट एनी कॉस्ट हमारे पास जो आदमी आता है उसके साथ पहले रिलेशन करना है, उसके बाद बॉन्डेज करना है, उसको एक बॉन्डेज क्रिएट करना है। टीम बॉन्डेज कहो, उसका बॉन्डेज कहो, आपके साथ कहो या टीम के साथ कहो, उसका बॉन्डेज क्रिएट करना है। उसके बाद उसका माइंडसेट क्रिएट करना है और माइंडसेट क्रिएट करने के बाद उसको अपॉर्चुनिटी दिखाना है दोस्तों। करते हैं। हम गोल्स पहले दिखाते हैं, सब कुछ पहले दिखाते हैं और बाद में ये जो दो चीजें क्रिएटिंग और माइंडसेट हम भूल जाते हैं और हम फिर बाद में ये सोचते हैं कि हमारे लोग हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं दे रहे, हमारे साथ काम क्यों नहीं कर रहे। तो दोस्तों टोटली ये सब गलत सिस्टम है जो हम लगा रहे हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। हमें प्रॉपरली सिस्टम के साथ जाना है, बॉन्डेज क्रिएट करना है, माइंडसेट क्रिएट करना है, फिर अपॉर्चुनिटी दिखाओ और अपॉर्चुनिटी भी ऐसी दिखाओ। मैंने आपको पिछली बार बोला था अपॉर्चुनिटी क्या दिखाना चाहिए, हेल्थ इंडस्ट्री दिखाओ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दिखाओ, ये इमर्जिंग इंडस्ट्री कैसी है ये दिखाओ, आज कोविड के बाद में ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो होने वाली ये दिखाओ, इसका फ्यूचर दिखाओ, इसका विजन दिखाओ। 2025 तक क्या होने वाला है, मैंने बोला था 2025 तक 65,000 करोड़ लोग, 65,000 करोड़ का ये बिजनेस टर्नओवर उसके होने वाला है, 2 करोड़ लोग इसमें काम करने वाले हैं। मैंने बोला था ये सब चीज उसके सामने रखो एज एन अपॉर्चुनिटी। हेल्थ इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी उसमें रखो, इंडस की अपॉर्चुनिटी उसके सामने रखो कि कैसे हेल्थ इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ये मर्जिंग कॉन्सेप्ट है और ये कैसे आपको फायदा देगा ये बताओ। सो दोस्तों ये तीन चीजें आप दिखाओगे तो बेसिक लेवल पे, बेसिक रूट लेवल पे उसको आप सेट कर पाओगे, उसको आप तैयार कर पाओगे कि वो आपके लिए आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार है। इसके बाद दोस्तों आज का जो टॉपिक है इसके बाद शुरू होता है दोस्तों, और ये टॉपिक में पहला पार्ट आता है चूज द राइट पीपल। अभी देखो दोस्तों, चूज द राइट पीपल मैंने क्यों लिखा है ये आप सोचिए। पहले हमने रिक्रूट किया, रिक्रूट ज्वाइन होने वाले हर एक आदमी को हमें रिक्रूट करना है। उसके पास से कोई ना कोई, किसी ना किसी, कुछ ना कुछ काम करने को उसे बोलना है, चाहे वो
लेवल अचीव करे, चाहे वो टारगेट अचीव करे, कुछ ना कुछ करे। रिक्रूटमेंट मतलब वो आपके साथ काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों अभी रिक्रूटमेंट से हमें आगे बढ़ना है और हमें टीम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है कि हम कैसे अपनी टीम डेवलप कर सकते हैं। तो टीम डेवलपमेंट का बेसिक है दोस्तों कि वो जो पीपल है जो हमारे पास रिक्रूटेड है, समझो कि एग्जाम्पल लो हमारे पास 100 सेल हो गए और उसमें से हमने 30-40 लोगों को रिक्रूट किया है। 30 to 40% लोग हमारे साथ रिक्रूट हुए और हमारे पास काम कर रहे हैं। तो दोस्तों 30 से 40 लोग सबके साथ तो हम सब कुछ नहीं कर सकते और उनको लेके भी सभी प्रोसीजर उनके साथ नहीं कर सकते। लेकिन ये 30 से 40 लोग जो आपके पास आए हैं, उनमें से आपको लोगों को चूज करना है और उनमें से राइट लोगों को चूज करना है। ये राइट लोगों को चूज कैसे करना है दोस्तों? देखिए, ये जो एक एक कहानी आपको बताता हूँ, बहुत पुरानी कहानी है। अकबर और बीरबल बीरबल की कहानी तो आपको सबको मालूम है। दोस्तों सबको मालूम है बीरबल कितने होशियार थे, कितने इंटेलिजेंट थे, कितने क्रिएटिव थे। ओके, और सब लोग, आपको मैं पूछूंगा कि बीरबल किसको किसको चाहिए, तो सब लोग बोलेंगे मेरे टीम में, हर एक की टीम में कोई भी बोलेगा मेरे टीम में बीरबल होना चाहिए। दोस्तों आपके टीम में अगर बीरबल होना चाहिए ना, आपको लगता है कि मेरे टीम में एक बीरबल होना चाहिए, तो आपको पहले अकबर बनना पड़ेगा। अकबर की तरह सोचना पड़ेगा। अकबर ने 9 रत्न तैयार किए थे। अकबर की जो राज कारोबार था, उसमें 9 रत्न थे और वो 9 रत्न पूरा राज कारोबार चला रहे थे दोस्तों। और उसमें से जो सबसे चमकता हुआ रत्न था वो बीरबल था दोस्तों। अकबर बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि मेरे पास जो बीरबल है वो बहुत होशियार है, उसको कैसे यूज करना है, उसके टैलेंट को कैसे यूज करना है, उसकी समझदारी को कैसे यूज करना है। ये सब कुछ अकबर बहुत अच्छी तरह जानते थे और वो बहुत समझदारी से, बहुत होशियारी से बीरबल का टैलेंट यूज करते थे। और सिर्फ यूज नहीं करते थे, उससे सलाह भी लेते थे, उससे सलाह मशक्कत करते थे, सब कुछ उसको बोलते थे। वो पूरे अकबर जो पूरे नवरत्न थे उनके, तो उनके साथ सब कुछ बोलते थे, उनसे सलाह लेते थे, उनको बताते थे। और सब ये नवरत्न को लेके उन्होंने ये पूरा बड़ा राजपाट बनाया था, राज कारभार बनाया था दोस्तों। सो आपको राइट चूज करना, जैसे अकबर ने नवरत्न को चूज किया था ना, आपको भी वैसा चूज करना है। जितने भी लोग आपके पास रिक्रूटेड है, काम कर रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन आपको बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा दोस्तों। आपका एक्सपीरियंस उधर बहुत काम आएगा। हर एक आदमी को बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। हर एक आदमी अलग अलग तरह से अपने पास आता है। किसी का विजन अलग है, किसी का कॉन्फिडेंस अलग है, किसी का एक अलग स्किल है। कोई अच्छा स्पीकर है, कोई अच्छा क्लोजर है, कोई अच्छा सेल्स पर्सन है, बहुत सारे सर, कोई अच्छा मैनेजमेंट में अच्छा है, कोई क्लोजिंग में अच्छा है, बहुत सारे अलग अलग स्किल्स है। आपको देखना है कि कौन सा स्किल किसका अच्छा है, उसका स्ट्रेंथ अच्छा है, कौन लॉन्ग टर्म है, कौन शॉर्ट टर्म है, ये सब कुछ आपको जानना है। ये सब कुछ आप पूरा उसको उनकी तरफ उनके पास बैठ के, उनके साथ बैठ के, उनको समझ के आपको जानना है और उनमें से लोगों को चूज करना है। सो लोगों को चूज करते वक्त आपका माइंड बहुत शार्प होना जरूरी है। आपका भी विजन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका भी नजरिया बहुत अलग होना चाहिए। लोगों की तरफ आपका नजरिया ये होना चाहिए कि इतने लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, तो उनमें से जो जो लीडर नहीं कह सकता, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल पीपल कौन करे जिनको मैं चूज कर सकता हूँ। कौन कौन लोग हैं जिनके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूँ, कौन कौन लोग हैं जिनको मैं आगे लेके बढ़ सकता हूँ, कौन कौन लोग हैं जो मेरे साथ मेरे ही विजन लेके मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोगों को आपको चूज करना है देखो, और उनको लेके हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड बात करते हैं कि हमें लोगों को चूज करना है। जब हम लोगों को चूज करते हैं कि ये लोग हैं जो जिनको लोग लेके मैं अपनी टीम बिल्ड करने वाला हूँ, जिनको लेके मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। समझो समझो 100 में से 40 लोग रिक्रूटेड है, तो 40 में से 10-15 लोग हैं जो आपके पास, जिनको हमने चूज किया है एज एन रिस्पॉन्स पीपल, एज एन स्मॉल पॉकेट लीडर, एज एन रिस्पॉन्स पीपल। तो हमें उसको देखो, अभी हमें उसको नर्चर करना है, उनको उनको लेके हमें टीम बनाना है, तो हमें उनको नर्चर करना है। नर्चर करने जब कर रहे हैं, जब उनको डेवलप कर रहे हैं, जब बिल्ड कर रहे हैं, जब हम उनका विजन बढ़ा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दोस्तों, उनका जो नजरिया है वो बदले। बहुत सारे लोगों का नजरिया इधर आने के बाद अलग अलग होता है दोस्तों। कोई पर्सन इधर आता है, वो सोचता है कि मैं पार्ट टाइम इनकम करता हूँ और मुझे उतना काफी है। कोई इधर सोचते है कि मैं टारगेट अचीव करता हूँ, उतना काफी है। कोई ऐसा सोचता है कि मैं करियर ऑप्शन करके ये जिसको आपने चूज किया, जिसको आपको लगता है जिसमें टैलेंट है, जो आपके साथ बढ़ सकता है, आगे जा सकता है, लॉन्ग टर्म आपके साथ काम कर सकता है,
उस बंदे को आपको ये सिखाना, इंकरेज करना है, उसको इंकरेज करना है लीडरशिप क्वालिटीज में, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी में। वो कैसा एक अच्छा लीडर बन सकता है, वो कैसा एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, उसमें उसको कन्वर्ट करना है। तो उसको इस पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे पास है जो मैं आपको देता हूँ। हम सब लोग शिवाजी महाराज से कुछ ना कुछ सीखते हैं दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी महाराज इज द बेस्ट मैनेजमेंट गुरु। उनसे जो सीखने को मिलता है, पूरा वर्ल्ड आज उनके सब कुछ उनके सब कहानियों पे सीखता है, मैनेजमेंट लेसन सीखता है। उनके कहानी है दोस्तों। जब शिवाजी महाराज ने तय किया था कि हम हिंदवी स्वराज्य का निर्माण करेंगे, आई थिंक वो 13 या 15 साल के होंगे दोस्तों, तब उन्होंने सोचा था कि मैं हिंदवी स्वराज का निर्माण करूंगा। जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे ये स्वराज का निर्माण करना है, तब उनके साथ बहुत चंद लोग थे। एक उनके पंत थे जो पंडित थे, कोई कई सरदार थे, ये सब लोग थे। एक दिन शिवाजी महाराज ने उनको बोला कि पंत और ये सरदार, आप जाइए और जो मराठी, जो मुगल लोगों की गुलामी करते हैं, उन सब लोगों के पास जाइए और उनको बोलिए हम ऐसे ऐसे स्वराज्य की निर्माण कर रहे हैं, हिंदू स्वराज का निर्माण कर रहे हैं, आप इधर आओ, स्वराज्य में काम करो, गुलामी छोड़ दो और इधर आके काम करो। तो पंत और सरदार चले गए, सब लोग चले गए, सब लोगों ने सबसे बातें की, सब जो गुलामी कर रहे थे मुगलों के पास, उनसे बातें की, और ये बातें सब करके हताश होकर वापस महाराज के पास आ गए और महाराज को बोले कि महाराज हमने सबसे बात करी, क्योंकि सबसे बात करी, लेकिन कोई भी मुगलों की गुलामी छोड़ के स्वराज में आने के लिए तैयार नहीं, उनको गुलामी की आदत लगी है और वो आदत छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तब महाराज ने बोला, पंत अगर लोगों की आदत छोड़नी है तो उन्हें ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ देने पड़ेगा और उनको निश्चय करना सिखाना होगा कि ये आदत मैं छोड़ दूंगा और मैं स्वराज्य में आऊंगा और अपने खुद के पैरों पे खड़ा होऊंगा। तब दोस्तों शिवाजी महाराज का एक विजन दिखे, शिवाजी महाराज ने एक फरमान निकाला। फरमान, ये मराठी वर्ड है या हिंदी वर्ड है मुझे मालूम नहीं, इसका हिंदी कन्वर्जन मुझे मालूम नहीं। एक फरमान निकाला और उस फरमान में लिखा, जो जो मराठी आज मुगलों की गुलामी कर रहे हैं वो स्वराज्य में आए, उनको मैं जमीन दूंगा, उनको मैं हल दूंगा, उनको मैं बैल दूंगा, उनको मैं बीज दूंगा। वो इधर आए, खुद की खेती करे, खुद का अनाज उगाए और अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपनी गुलामी की पूरे आदत से बाहर आ जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए और आत्मनिर्भर बने। और वापस क्या देना है, तो वापस सिर्फ बीज देना है ताकि बाकी लोगों को उसकी मदद हो जाए। और पूरी तरह से अपने पैरों पे खड़े होने के बाद जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तब आप स्वराज को कुछ ना कुछ टैक्स दीजिए। ऐसा फरमान शिवाजी महाराज ने निकाला दोस्तों। और सब लोग, बहुत सारे मराठे जो मुगलों की यहाँ गुलामी कर रहे थे, वो सब कुछ छोड़ के हिंदू स्वराज में आ गए और इधर खेती करने लगे, आत्मनिर्भर होने, खुद के पैरों पे खड़े होने लगे। और दोस्तों खुद पे पैरों पे खड़े हो गए लोग, वहां से स्वराज्य को टैक्स मिलने लगा और स्वराज्य के निर्माण का काम शुरू हो गया। अभी दोस्तों ये स्टोरी सुन के मुझे आपको एक सवाल पूछना है। ये सवाल ऐसा है कि शिवाजी महाराज ने उनको ये फरमान निकाला, उसके अलावा शिवाजी महाराज ऐसा भी बोल सकते थे कि आप मुगलों की गुलामी कर रहे हो, वो गुलामी आप छोड़ दो, मेरे यहाँ आओ, मेरी गुलामी करो, मैं आपको उधर जो मुआवजा मिल रहा है वो मुआवजा दे दूंगा। सोचो दोस्तों, ये शिवाजी महाराज कर सकते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने ये नहीं किया क्योंकि उनका विजन बहुत बढ़िया था। उनको एक स्वराज्य का निर्माण करना था और उनको मालूम था कि जो लोग गुलामी की सोच से स्वराज्य में आएंगे वो कभी भी स्वराज्य के निर्माण में काम नहीं आएंगे। अगर उनकी सोच गुलामी की है, अगर उनकी सोच किसी की गुलामी करके पेट भरने की है, तो उसके हाथ से कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता है। वो एक बड़ा विजन नहीं दे सकते, वो काम खुद के पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। तो पहले शिवाजी महाराज ये जानते थे कि मुझे ये नहीं करना है। उनको मैंने पहले आत्मनिर्भर बनाया, उनका आत्मविश्वास लौटाना जो गया है, जो दूसरों पे डिपेंडेंसी, वो डिपेंडेंसी तोड़नी है और खुद पे डिपेंडेंट होना है, खुद का आत्मविश्वास लाना है वापस। ये शिवाजी महाराज को मालूम था, उनको एक कॉन्फिडेंस देना। जब वो कॉन्फिडेंस लोगों में आया, तब वो आत्मनिर्भर हो गए, वो इतने लायक हो गए कि एक स्वराज्य की निर्मित कर सके। और ऐसे सब लोगों को लेके शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का निर्माण किया। सोचो दोस्तों, अभी इससे हम क्या सीख सकते हैं? ये बहुत बड़ा लेसन है दोस्तों, हमें ये सीखना चाहिए। आगे अगर हमारे पास अभी हमने लोग चूज किए, हमारे 10-15 लोग है, चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी के पास 40 भी होंगे, 50 भी होंगे, लेकिन 10-15 लोग हैं, 10-15 लोगों को लेके हमें अपना नेटवर्क सेट करना है, नेटवर्क तैयार करना है, नेटवर्क बिल्ड करना है।
तो ध्यान रखिए, सोचिए कि ये 15 लोगों को हमें विजन क्या देना पड़ेगा। आपको लगता है कि उनको हम इस 15 इस फोर्टनाइट का अगर शेड्यूल, इस फोर्टनाइट का अगर हम चेक दिखाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे और वो सोच रखेंगे? आपको ये लगता है कि महीने का उसको गोल देंगे तो वो ये कर पाएगा? आपको ये लगता है कि 3 महीने का दूंगा तो वो कर पाएगा? नहीं दोस्तों, हमें उसको बहुत बड़ा विजन देना पड़ेगा। जो विजन हम लेके चल रहे हैं कि हमें यहाँ एक करियर करना है, एक बहुत बड़ा टीम डेवलप करना है, हमें कम से कम 3 साल में उस लेवल पे पहुंचना है, अपने सपने पूरे करने हैं, 5 साल में उस लेवल पे पहुंचना है, तो वो सपना उनके अंदर डालना होगा, उनके दिमाग में डालना होगा। वही सोच तो आपकी सोच में तो उसके सोच में डालना पड़ेगा। उसको एक लीडर बनाना पड़ेगा, आपको उसको एक लीडर का एटीट्यूड उसको देना पड़ेगा, उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड देना पड़ेगा, उसको एक एंटरप्रेन्योर बनाना पड़ेगा, उसको एक एंटरप्रेन्योर की सोच उसको देनी पड़ेगी, वो विजन देना पड़ेगा, उस विजन के साथ उसको चलना सिखाना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान में रखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, गलत मत लीजिएगा। ऐसा कहते हैं दोस्तों कि कुत्ता अपने बच्चे को पालता है और शेर अपने बच्चे की परवरिश करता है। दोस्तों पालना मतलब जिंदा रहना और परवरिश मतलब कैसे जीना है वो सिखाना, जीने के लिए एक मकसद देना और उस मकसद को अचीव करने के लिए उसको प्लान देना, ऐसा कुछ करने का उसको गोल देना जिसको देख के आने वाली पीढ़ी उससे सीखे, एक एग्जाम्पल क्रिएट करे। ये फर्क होता है दोस्तों पालने में और परवरिश करने में। ऐसा कहते हैं कि एक शेर और एक शेरनी साथ में जा रहे थे, उसका बच्चा भी था, एक छोटा सा गड्ढा था, उस गड्ढे में वो बच्चा गिर गया, तो शेर उसको ऊपर खींचने लगा, तो वो बच्चा सक्षम नहीं, तो बच्चा डर गया था, वो गड्ढे में गिर के वो सक्षम नहीं था ऊपर आने में, वो शेर की मदद लेने के लिए भी तैयार नहीं था और वो बहुत डर गया था। तो शेर ने बहुत प्रयास किया, बाद में शेर ने उसको, ऐसा कहते कि बाद में शेर ने उसको नाखून से मार दिया। शेर ने ये सोचा कि ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता, अगर ये शेर है तो उसको प्रयास करना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा, अगर ऊपर नहीं आ सकता तो उसका मरना ही ठीक है। दोस्तों कुछ हो ना हो, अपने में और अपने लोगों में ये एटीट्यूड लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लीडरशिप एटीट्यूड बोलते हैं, इसको एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड बोलते हैं। ये एटीट्यूड हम रखेंगे तभी हम एक लीडर बनेंगे, तभी हम एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तभी हम लोगों को लीडर बनाने में मदद कर सकेंगे, तभी हम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने में मदद कर सकेंगे। सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होने वाले, सिर्फ 5-10 हजार 1 लाख कमाने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर हमें अपने सपनों की मंजिल पानी है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो हमें ये एटीट्यूड लाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों, देखो ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट। एक एग्जांपल है दोस्तों, आप सब लोग वर्जिन एयरलाइंस को जानते हो, उनका नाम है रिचर्ड ब्रैंसन, जो वर्जिन एयरलाइंस के मालिक थे। उनका एक एक मानना था और ये उनका एक स्ट्रेटेजी था काम करने के लिए। वो ऐसा कहते थे कि ट्रेन योर पीपल लाइक, ऐसा ट्रेन योर पीपल लाइक दैट दे विल बी अ मास्टर ऑन दैट सब्जेक्ट। लोगों को इतना सिखाओ, इतना सिखाओ, इतना सिखाओ, इतना ट्रेन करो, इतना बढ़िया बनाओ, इतना मास्टर करो कि आगे वाला आदमी उनको 2 गुना पैसा ज्यादा देके खरीदना चाहिए। ऐसे लोगों को ट्रेन करो, उनकी ये स्ट्रेटेजी थी। और दोस्तों अभी आप सोचेंगे अगर हम ऐसा सोचेंगे और ऐसा लोगों को तैयार करेंगे तो लोग तो भाग जाएंगे या लोग बाहर के लोग उनको ले जाएंगे। ऐसा नहीं, उनका दूसरा एक और भी स्टेटमेंट है दोस्तों। अरे तो नेक्स्ट स्लाइड, उनका दूसरा स्टेटमेंट है गिव देम सो मच लव दैट दे डोंट लीव यू। उनसे इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि वो आपको छोड़ के कभी न चले जाए। ये बात ध्यान में लीजिए दोस्तों, हम लोग इन दोनों में से कुछ तो एक ही करते हैं हर वक्त। एक तो बहुत उनके साथ कैजुअल होते हैं, उनके साथ दोस्ती करते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं और उनको ट्रेनिंग नहीं देते। दूसरा उनको इतना ट्रेनिंग देते, इतना ट्रेनिंग देते, इतना ट्रेनिंग देते कि प्यार बिल्कुल नहीं करते। सो दोनों में से एक ही करते। दोनों चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ही आपके लोग बहुत अच्छी तरह आगे भी बढ़ेंगे और आपके साथ रहेंगे भी। अभी और एक बात मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि अगर जब हम ये सोचते हैं कि हम उनको बहुत प्यार देने वाले हैं, तो ये भी हम सोचेंगे अगर इतना प्यार देंगे तो वो सर पे चढ़ जाएंगे। दोस्तों उसमें भी 2 पार्ट है। देखो उसमें मैंने लिखा है, एक होता है जब हम लोगों से प्यार करते हैं, होता है पर्सनल इंटरेक्शन होता है, और दूसरा होता है प्रोसेस इंटरेक्शन, प्रोफेशनल इंटरेक्शन।
पर्सनल इंटरेक्शन में क्या है दोस्तों, देखो पर्सनल इंटरेक्शन में ये चीजों की हमें ध्यान रखना है। हम जब लोगों से रिलेशन करते हैं, हम जब लोगों को प्यार देते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे बॉन्डेज करते हैं, उनसे रिलेशन करते हैं, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहली चीज है इंटेंशन। इसके बारे में मैंने पिछली बार बात किया था। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अभी भी मैंने शिवाजी महाराज की आप कहानी बताई। शिवाजी महाराज जब हिंदवी स्वराज की निर्माण कर रहे थे, तब हर एक आदमी जो मुगल का गुलाम था, उसको लाते वक्त ही उनका विजन क्लियर था कि उसको मुझे इसीलिए इधर लाना है कि इसको लेके मुझे स्वराज्य का निर्माण करना है। इंटेंशन क्लियर था। हमारा इंटेंशन क्लियर है क्या दोस्तों? जब हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या है? एक तो हमारा इंटेंशन ये है कि ये काम करेगा तो मेरा चेक लगेगा। दूसरा इंटेंशन ये काम करेगा तो मेरा टारगेट अचीव होगा। तीसरा इंटेंशन ये है कि ये बहुत ज्यादा देर तक मेरे साथ काम करेगा तो मेरा सपना पूरा होगा। सब जगह दोस्तों इंटेंशन सिर्फ आपके लिए, उसके लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये इंटेंशन का पता सबको लगता है, और बोलते हैं ना कि जब इंटेंशन का पता लगता है ना, तो लोग आपके साथ नहीं रहते। हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए दोस्तों। जब हम लोगों को साथ लेके काम कर रहे हैं, तो हमारा इंटेंशन यही रहना चाहिए कि इसको लेके, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं, उसको मुझे आगे बढ़ाना है। उसको मुझे 3 बरस में उसके ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, उसको अचीवमेंट देना है, उसको अचीव करके देना है। नेटवर्क मार्केटिंग और हमारे सेल्स इंडस्ट्री में ऐसे बोलते हैं कि हमारे सेल्स इंडस्ट्री ब्यूटी ऐसी है कि जब हम अपने डाउनलाइन के बारे में सोचते हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में सोचते हैं, उनके सपने पूरे करते हैं, तो अपने आप अपने सपने पूरे करते हैं। सो आपका इंटेंशन बहुत क्रिएट है। छोटा सा फायदे के लिए मत जाइए। नजदीकी फायदा सोचने से पहले दूर का नुकसान सोचिए। आज का फायदा, इस फोर्टनाइट का चेक, ये महीने का चेक, ये 3 महीने का चेक, ठीक है ये चाहिए, लेकिन इंटेंशन वो चाहिए। इंटेंशन वो ये चाहिए कि इस फोर्टनाइट का चेक मैं डाउनलाइन का निकालता हूँ, इस महीने का चेक मैं डाउनलाइन का निकालता हूँ, इस 3 महीने में मेरे डाउनलाइन का एक लेवल अपग्रेड करता हूँ। ये इंटेंशन चाहिए। ये इंटेंशन होगा तो अपने आप आपका होने वाला है। सो इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। दूसरी चीज दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चरित्र ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते। हम कैसे भी बिहेव करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें हमें ये पता ही नहीं होता है हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं लोगों के पास। लेकिन इसका बहुत बुरा असर लोगों के सामने पड़ता है और लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं दोस्तों। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस जर्नी में, जहां हम टीम बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं दोस्तों। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो थोड़े से पीछे के युग में मैं आपको ले जाता हूँ। रामायण में हमने ये 3-4 महीने में रामायण बहुत अच्छी तरह से देखा है लॉकडाउन में। उसका टीआरपी बहुत अच्छा बढ़ा है और रामायण के बारे में हम सब लोग जानते हैं दोस्तों। सबसे घमासान और सबसे खतरनाक युद्ध जो हुआ था, वो था राम और रावण का युद्ध। आप सब लोग जानते हो क्या हुआ अंत में। राम ने रावण को मार डाला। जब राम जी ने रावण को मार डाला और रावण जो थे वो मौत की शैया पे थे, तब ऐसा कहते हैं कि उन्होंने राम जी से उनकी थोड़ी सी बातचीत हुई थी। क्या बातचीत हुई थी? तो रावण ने उनसे, राम जी को एक सवाल पूछा था। वो सवाल ये था कि मैं सब बाजू में आपसे श्रेष्ठ हूं, मेरा कुल श्रेष्ठ है, आप क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है, मैं आपसे बहुत ज्ञानी हूं, ज्ञानी हूं, मेरी शक्ति श्रेष्ठ है, मैंने कैलाश पर्वत को उठाया था जिस पर शंकर भगवान विराजते हैं, मेरी सेना विशाल है, आप तो वानर लेके आए थे मेरे यहाँ, आप मेरे यहाँ आकर युद्ध लड़ रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि आप लोगों के यहाँ जाके, उधर लंका में जाके उधर युद्ध करना, जो रावण का साम्राज्य था उधर जाके युद्ध करना, मेरे यहाँ के आप युद्ध कर रहे हो, फिर भी मैं क्यों हारा और आप क्यों जीते? दोस्तों राम जी का जो उत्तर था एक ही वर्ड में था, उसको सुनिए। राम जी बोले, मैं चरित्रवान और तू चरित्रहीन। इस एग्जाम्पल को याद रखिए दोस्तों। सब कुछ रावण के पास था, सिर्फ वो चरित्रहीन था, इसलिए वो खत्म हो गया और उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। सबकी ताकत वो रखता था, उसके पास सब कुछ था जो विशाल था, वो अमर था, मृत्युंजय उसको मिला था, विशाल सेना थी, ऐसे ऐसे उसके पास सेना थी जो भगवान को भी युद्ध में हराती थी। सिर्फ चरित्रहीन होने की वजह से वो खत्म हो गया दोस्तों। सो कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हर एक
पूरा संसार, पूरी सृष्टि उनके साथ थी, क्योंकि वो बेस्ट थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। दोस्तों, जब हमारा कैरेक्टर अच्छा होता है ना, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे लोग हमारे साथ नहीं छोड़ेंगे। उनको फेल्यूर भी आ जाए, वो आपके साथ ही रहेंगे। अपना कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैरेक्टर हमें संभाल के चलना पड़ेगा दोस्तों। तीसरी चीज है दोस्तों ईगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कैरेक्टर है वैसा ही ईगो है, जो छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ा काम करती है दोस्तों। इस पे दोस्तों इस पे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मेरे पास है। एक आदमी था दोस्तों, जो क्लोन्स बनाता था, बहुत बढ़िया बढ़िया क्लोन्स बनाता था। तो उसने ऐसे क्लोन्स बनाए थे कि क्लोन और आदमी में कुछ फर्क ही नहीं नजर आता, इतना सेम टू सेम वो क्लोन्स बनाता था। एक दिन उसको एक भविष्यकार ने बताया कि तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। तो ये घबरा गया, लेकिन उसने चालाकी से क्या किया, अपने 21 क्लोन तैयार किए, और 21 क्लोन के साथ ही वो घूमता था। उसको पता था कि यम जी लेने आएंगे तो मैं उनको कंफ्यूज करूंगा, तो 21 क्लोन के ही साथ वो चल रहा था। तो ऐसे हुए उन्होंने क्लोन बनाए थे कि कोई पहचान ही नहीं पाता था कि असल जो आदमी है वो कौन है। जो क्लोन है और वो आदमी है, सेम टू सेम दिखाई देते थे दोस्तों। तो एक दिन ऐसा उसका समय आ गया दोस्तों, और एम जी उसको लेने के लिए आ गए। तो एम जी जब लेने आ गए तो उसको पता था कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो ये ऐसा एक चढ़ाई पे सब लोग खड़े थे। ये 21 उसने 21 क्लोन रखे थे और 20 में वो खड़ा था। तो एम जी आ गए। एम जी बहुत कंफ्यूज हो गए कि कौन सा है आदमी, सच्चा कौन सा है, कौन किसको ले जाओ। 21 आदमी को तो नहीं ले सकता है, अगर ये सब आदमी क्लोन है क्या आदमी, उनको पता ही नहीं चल रहा है। तो ये बोलता है कि समय तो एक आदमी का आ रहा है। तो एम जी बोल रहे कि 21 आदमी को मैं कैसे जा सकता हूँ, 22 आदमी को नहीं ले जा सकता। तो एम जी बहुत हो गए, अभी वापस चलिए। तो एम जी सोच रहे अभी टाइम तो आया, लेके तो जाना, नियम तो ये लेके जाना पड़ेगा, तो क्या करूं। तो ये बहुत स्मार्ट थे वो भी। उन्होंने सोचा ठीक है, मैं एक आइडिया लगाता हूँ। वो नीचे गए, फिर पूरे 22 क्लोन एक सामने खड़े। वो नीचे गए, एम जी बोले आप लोग आदमी हो या क्लोन हो मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो कुछ हो काम इतना बढ़िया किया है। आप पूरी संसार में आपका जैसा काम करने वाला कोई आदमी नहीं, बहुत बढ़िया काम किया है। आपकी प्रशंसा जितनी करो उतनी कम है, बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन इसमें एक गलती है जो मुझे लगता है, ऐसा एम जी बोलते। एम जी के ये बोलते ही जो असल वाला आदमी था वो चढ़ाई से नीचे उतर गया और बोला, बोलिए इसमें क्या गलती है। देखिए दोस्तों, उससे एम जी को पता चला कि यही आदमी है, बाकी सारे क्लोन है। एम जी उसको ले गए। जरा सोचिए दोस्तों, इतना बढ़िया काम किया था, इतना अच्छा क्लोन तैयार किया था कि एमजी भी कंफ्यूज होकर वापस जाने लगे थे। लेकिन एक चीज उसमें नहीं थी, आत्मविश्वास नहीं था। वो अपने काम पे आत्मविश्वास नहीं था, ईगो था। विश्वास होता तो कोई भी कुछ भी कहता है वो नीचे नहीं आता, वो हिलता नहीं उधर से। लेकिन विश्वास नहीं था, ईगो था। मुझे कोई गलत कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। ये जो ईगो था, वो एक वर्ड की वजह से वो ईगो सामने आया, और वो ईगो की वजह से उसको जो जिंदगी मिलने वाली थी वो मौत में कन्वर्ट हो गई। सोचो दोस्तों, ये ईगो क्या क्या खत्म करता है। ये आदमी का बना बनाया सब कुछ खत्म कर देता है। सिर्फ एक छोटी सी बात, अंदर का एक ईगो। पूरा तैयार हुआ टीम खत्म हो सकता है, अच्छा बना हुआ रिलेशन खत्म हो सकता है, कमाया हुआ सारा पैसा चला जा सकता है, सब कुछ हो सकता है एक ईगो की वजह से। इतनी खतरनाक चीज है। तो दोस्तों, ये 3 चीजें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखो जब हम पर्सनल इंटरेक्शन उनके साथ रखते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे सर पे वो कोई ना चढ़े। तो ये इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी आदमी आपको कैजुअल नहीं देगा, कोई भी आदमी आपके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं करेगा, और कोई भी आदमी आपको छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट स्लाइड देखिए दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, दिस इज द प्रोसेस इंटरेक्शन। देखो, अभी प्यार दिया, सब कुछ दिया, रिलेशन किया, उसका आत्मविश्वास जीत लिया, सब कुछ किया, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो उसको रिजल्ट देना है दोस्तों। रिजल्ट देना है, मतलब ये प्रोसेस इंटरेक्शन क्या होता है। देखो, हमें एक अच्छा कल्चर तैयार करना है, हमें एक अच्छा क्या बोलते हैं उसको, हम उसको एक अच्छा संस्कार देने वाले, एक अच्छा सिस्टम देने वाले, जिस सिस्टम पे काम करके वो बहुत आगे आगे बढ़ सकता है और अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। तो शो योर पीपल अ वेल डिफाइंड करियर पाथ और गो टू दैट पाथ, अपग्रेड दैट लेवल।
लोगों को हमें हर वक्त एक अच्छा करियर पाथ दिखाना पड़ता है दोस्तों, उनका लेवल अपग्रेड करना पड़ता है। और ये करियर पाथ दिखाने के लिए एक कल्चर जो सेट करना पड़ता है हमको, एक जो माहौल तैयार करना पड़ता है दोस्तों, हमारी कंपनी ने ऑलरेडी ये माहौल हमें दिया है, ये कल्चर दिया है, वो है एलएसपी का कल्चर। जो लीडर सक्सेस पाथ अपना जो है वो ऑलरेडी अपना सेट है दोस्तों। हमें ये प्रोसेस इंटरेक्शन में उसके सामने ये प्रेजेंट करना है और उसके चलाना सिखाना है उसके सिर्फ चलाना, उसको सिर्फ दिखाने का नहीं है, उसको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बेचने का नहीं है, उसको ये अचीव करके देने का है दोस्तों। दोस्तों, कोई भी आदमी एक ही लेवल पे हर वक्त खड़ा रहने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। कोई भी आदमी एक ही अर्निंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई भी आदमी एक ही चीज जो सिखाई है वो चीज को लेके आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। हर वक्त उनको कुछ अलग अलग चाहिए, उनको अपग्रेडेशन चाहिए, उनको ग्रोथ चाहिए, उनको करियर आगे उनको आगे जाना है, उनको लाइफ में आगे बढ़ना है। सो एलएसपी दोस्तों, जब हम उनके सामने एलएसपी रख रहे हैं तो हर वक्त उनको एक एक लेवल आगे बढ़ना हमें सिखाना चाहिए और उनको आगे लेके जाना चाहिए। एवरी 3 मंथ हम देते हैं लोगों को दोस्तों, हर एक क्वार्टर में हमारा एक लेवल लोगों के पास होता है। हमें ये प्रयास करना चाहिए दोस्तों, जो 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 जिन लोगों को हमने चूज किया है, कम से कम उन लोगों का हर क्वार्टर में एक लेवल अपग्रेड होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हो रहा है तब वो आपके साथ है, अगर ये नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए वो आपको छोड़ के कभी भी जा सकता है, या वो काम करना बंद कर सकता है, क्यों नहीं तो वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है। कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। अगर लेवल अप होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा प्लान करें कैसा उसका लेवल अप हो सकता है, कैसे काम करे जिससे वजह से उसके टीम में सेल्स होंगे, डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से उसका एक लेवल अपग्रेड हो जाता है और वो लेवल अपग्रेड करते 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 एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाता है, जिस पोजीशन पे रियली उसको एक सेटिस्फेक्शन है, वो अपने सपने पूरे कर रहा है, या उसका एक सेटिस्फेक्शन लेवल उसने अचीव कर लिया है, उसने वो उसको वहां रिच हो गया है। ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोसेस इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये ध्यान नहीं रखते हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, जिन लोगों को हमने चूज किया है 10-15 या 20 से 30 से 40 से, वो सब लोग हर महीने, हर क्वार्टर, हर बरस में आगे बढ़ रहे हैं क्या। अगर वो आगे नहीं बढ़ रहे तो आप भी थम जाएंगे, वो भी थम जाएगा। उनको आगे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आगे लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उनके साथ आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस प्रोसेस पे फिर से हमें रूट लेवल पे जाना है, फिर से हमें बेसिक्स में जाना है, उस बेसिक्स में जाके काम करना है और उसके साथ ये अचीवमेंट हमें भी करना है। सो आई नो द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन। दोस्तों, मैं विजिबल हूं और ऑडिबल हूं, कोई बता सकता है मुझे? हेलो। यस सर। हाँ, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा है,